Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will discuss with you SN1 and SN2 reaction mechanisms, which belong to the chapter haloalkanes and haloarenes. Students, questions most of time comes from SN1 and SN2, and that too basically they ask what are the conditions under which SN1 takes place and what are the conditions under which SN2 takes place. And first of all, what is SN1? Nucleophilic substitution reaction first order. And what is SN2? Nucleophilic substitution reaction of second order. These are to be explained, clarified in this topic, SN1 and SN2 reactions mechanism. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने सीखा SN1 रिएक्शन के बारे में। अभी हम SN1 रिएक्शन के बारे में एक इम्पोर्टेंट फीचर सीखने वाले हैं। वो ये है कि कौन से फैक्टर्स पे SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Factors affecting rate of SN1। कौन से फैक्टर SN1 को अफेक्ट करते हैं ये हमको देखना है। तो चलिए, तो SN1 में RDS कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है CX बॉन्ड का ब्रेक होना। अब अगर कार्बोकेटायन जो बना है वो अगर स्टेबल नहीं होगा तो वापस से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में। तो SN1 के फास्ट होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली चीज़, ये जल्दी ब्रेक होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये स्टेबल होना चाहिए। तीसरी चीज़, ये स्टेबल होना चाहिए। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए लिस्ट कर लेते हैं इनको। लिस्ट कर लेते हैं फैक्टर्स को। पहला, ease of breaking CX bond proportional rate of SN1। दूसरा फैक्टर, stability of X minus proportional rate of SN1। तीसरा, stability of carbocation produced proportional rate of SN1। चलिए तीनों फैक्टर को वन बाय वन देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो
चलिए, तो जो 3 फैक्टर हैं तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आप सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सही ना? अच्छा, तो कम टू फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? ईज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। तो पहला पॉइंट, ईज ऑफ, तो इसमें ऐसा लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट में, लॉन्गर बॉन्ड ब्रेक इजली, लॉन्गर बॉन्ड ब्रेक्स इजीली। तो ले लो ऑर्डर, फिर अभी यहाँ से बना लेते हैं, ब्रेक्स इजीली। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी RI मोर देन, क्योंकि RI पहले ब्रेक होगा, RBR मोर देन RI मोर देन RBR मोर देन RCL मोर देन RR। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर स्टेबिलिटी ऑफ X नेगेटिव प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। तो सेकेंड पॉइंट में सिर्फ इतना ही कहना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज X नेगेटिव। तो सेकंड में सिर्फ एक ही बात लिखनी है हमें यहाँ पे, प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज X नेगेटिव। अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टर्सरी more than secondary more than primary more than CH3X। ठीक, ये कौन सा है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड। तो इस तरह से हमने सारे फीचर्स कवर किए SN1 के। ठीक है, पहले SN2 ही कवर कर लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल cation is stabilized by resonance so benzyl halide
is highly reactive for SN1। बेंजाइल हैलाइड से बनता है बेंजाइल केटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन ऐसे रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। तो टेक बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइल हैलाइड से बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब ये बेंजाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायन। देखते हैं तो कैसे बेंजाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। चलिए देखते हैं फिर इसको। पहले तो ये सीखना है कि बेंजाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों होता है। अगर ये मालूम हो जाए कि बेंजाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों होता है तो हमें समझ जाएंगे कि इसको स्टेबल कैसे करना है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन, कोई भी कार्बोकेटायन, इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव है इसके चलते ये अनस्टेबल है। तो ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। अभी जो पॉजिटिव पहले इस कार्बन पे था अब इस कार्बन पे आ गया। अब जब X नेगेटिव अप्रोच करने जाएगा इसको तब तक में ये यहाँ पहुँच चुका होगा। अगला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, एक और पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना। CH2 यहाँ पे आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। जहाँ से बॉन्ड दूर जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब अगले स्ट्रक्चर में फिर से पाई बॉन्ड मूव किया तो अभी पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर में फिर पाई बॉन्ड मूव हुआ तो अब पाई बॉन्ड यहाँ मूव हो गया तो CH2 पे वापस पॉजिटिव आ गया, जहाँ पे पॉजिटिव वापस यहाँ आ गया। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हम क्या देखते हैं, इसको नंबर कर दें 1 2 3 4, मोस्ट ऑफ टाइम 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था वो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे चला गया है। मतलब फुल टाइम पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे नहीं रहता है। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे नहीं है तो X नेगेटिव के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि X नेगेटिव इस कार्बन पे जाके अटैक कर सके। अब जब X नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा, पॉजिटिव वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, इसलिए बेंजाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्बोकेटायन, और इसलिए बेंजाइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है फॉर SN1। चलिए अब मोस्ट वेटेड थिंग जिसका हम वेट कर रहे थे, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 फास्टर। तो इन दोनों में से SN2 फास्ट किसका होगा?
अगर इससे निकलेगा तो यहाँ से निकलता है Cl-, तो यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, ये सेकेंडरी हो गया, और यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे क्राउडिंग कम है, ये प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी है तो फास्ट हो जाएगा, इट इज़ प्राइमरी एंड हेंस अंडरगो फास्टर SN2। अब इन दोनों में बात करें तो ये फीचर हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे लिखा हुआ था एक पॉइंट हम लोगों ने, ईज ऑफ SN1। अब ये तो CX बॉन्ड की बात है, हाँ, तो चाहे SN1 हो चाहे SN2, बोथ विल टेक प्लेस फास्टर इफ़ लॉन्गर बॉन्ड ब्रेक इजली, ये दोनों भी कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए तो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, इसका डिस्कस करते हैं हम लोग, इस वाले को यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। तो लॉन्गर बॉन्ड ब्रेक easily so RI react to faster by both SN1, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, SN1 एंड SN2, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में कभी ना कभी तो CX बॉन्ड को ब्रेक होना ही है। तो जिसमें CX बॉन्ड लॉन्गर होगा वो पहले ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा, तो RI हमेशा फास्टर रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर फॉर बोथ, यहाँ पे नोट एक लगा लेते हैं, यूजफुल नोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 एंड SN2 बोथ, दोनों पे एप्लीकेबल रहेगा। RI मोर देन RBR मोर देन RCL मोर देन RF, डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड लेंथ। एक और सीखना, कॉन्सेप्ट समझना एक चीज़ है, और किसी कॉन्सेप्ट को समझने का बेस्ट बेनिफिट तभी मिलता है जब हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए मोस्ट अवेटेड थिंग होता है कि हम सॉल्व करें प्रॉब्लम। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2। 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स के 4 आइसोमर्स लेना है, फिर उनकी रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट करना है। तो ये है SN1 एंड SN2 बोथ, तो ये है आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। पहले हम बना रहे हैं SN1 का, तो SN1 में टर्सरी है सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर प्राइमरी हो गया, और ये प्राइमरी कैसा है, यहाँ पे क्राउडिंग है, और ये प्राइमरी क्या है, कहीं भी क्राउडिंग नहीं है, ये भी प्राइमरी हो गया। तो SN1 के लिए क्राउडिंग दुश्मन है, क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, क्राउडिंग होगा तो SN1 स्लो हो। SN1 में जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना फास्ट SN1 होगा। तो टर्सरी है, इसका कार्बोकेटाइन टर्सरी होगा, इसका कार्बोकेटाइन सेकेंडरी होगा, इसका कार्बोकेटाइन प्राइमरी होगा, इसका कार्बोकेटाइन प्राइमरी होगा। अब भले ही इसका कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन जो है वो सेकेंडरी है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको अलग से समझ लेते हैं।
तीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्सरी ज़्यादा होगा सेकेंडरी से SN1 के लिए, सेकेंडरी ज़्यादा होगा प्राइमरी से, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट के दो हैं इनको अलग से हम समझते हैं, इन दो में कंपटीशन कैसे होगा, इनका फैसला कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नो प्रॉब्लम, इसमें नो प्रॉब्लम, इसमें नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 CH2 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 प्लस। ठीक है, अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, CH3 C CH3 H CH2 प्लस। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 पे डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो अब यहाँ पे देखें हम लोग, देयर आर, पहले तो डिस्टेंस फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स ऑन प्लस आई आल्सो। आल्सो मतलब क्या है, दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है जो कि यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे प्लस आई देखेंगे, प्लस आई आल्सो। प्लस आई प्रोपोर्शनल 1 डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्लस आई कम होगा। प्लस आई प्रोपोर्शनल 1 डिस्टेंस। अब इसमें क्या है, टू एल्काइल एट C1, टू एल्काइल एट C1। और यहाँ पे क्या है, 1 एल्काइल एट C1। ठीक है, अब इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं। SN2 के लिए बात करते हैं, ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स का SN2 के लिए रिएक्टिविटी। तो क्राउडिंग SN2 का उल्टा है, तो इसमें सबसे कम क्राउडिंग है, तो ये हो गया फास्टेस्ट। थोड़ा ज़्यादा क्राउडिंग है, दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन इसमें मोर क्राउडिंग है, लेस क्राउडिंग है, इसमें मोर क्राउडिंग है, मोर क्राउडिंग। तो SN2 के लिए क्राउडिंग प्रोपोर्शनल 1/SN2, ये पहले लिखा हुआ है फॉर SN2 क्राउडिंग प्रोपोर्शनल 1/8। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा क्राउडिंग है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउडिंग है क्योंकि ये टर्सरी है। तो ये पहले डिस्कस किया हुआ फैक्ट है, टर्सरी प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन टर्सरी। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन्स फॉर SN2। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। दूसरा पॉइंट कवर कर लेते हैं।
चलिए ये पॉइंट कवर करते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। पहले देखते हैं SN1 का। चलिए तो पहले देखते हैं SN1 की। SN1 में ये सबसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये टर्सरी है, ठीक। फिर उससे कम ये, क्योंकि ये सेकेंडरी है। उससे कम ये, C6H5, C6H5, CH3, इससे बनेगा ये कार्बोकेटाइन। और ये कैसा है? टर्सरी। इससे कौन सा बनेगा? CH, PH, ये सेकेंडरी है। इससे कौन से बनेगा? इससे बनेगा CPH, PH, CH3। ये कौन सा है? ये भी सेकेंडरी है। और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा PH, CH2 पॉजिटिव प्राइमरी। तो ये टर्सरी है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्सरी कार्बोकेटाइन, उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सबसे कम रिएक्टिव, सबसे कम स्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल, उससे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे फैसला होगा? दोनों सेकेंडरी हैं, तो इन दोनों में फैसला होगा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। 2PH, मोर रेजोनेंस, दोनों सेकेंडरी हैं। यहाँ पे 1PH, 1 फेनाइल, लेस रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है, लेस रेजोनेंस। अभी यहाँ पे रेलेवेंट तो नहीं है, बट एक ऑर्डर काम का है आपके लिए, वो ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट। अगर तीनों इफेक्ट साथ में ऑपरेट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेजोनेंस का, उससे कम स्ट्रेंथ है हाइपर कंजुगेशन का, उससे कम इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। देखते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। तो ये लेक्चर हमने स्टार्ट कहाँ से किया? ये लेक्चर हमने स्टार्ट किया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस नहीं किया SN1 एंड SN2 रिएक्शन स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हमने सीखा हमारा टॉपिक है SN1 SN2 रिएक्शन। तो हमने पहले इसमें फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट देख लिया, रेट ऑफ SN1। फिर हमने बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख ली, बेंजाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देख ली। फिर हमने इस पे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए।
और हमने देखा कि तीनों इफ़ेक्ट साथ में होते हैं तो उनको ऑर्डर क्या होता है। तो बस इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।